नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनिया चेतन कानूनगो और आप सुन रहे हैं हदे मोहब्बत की पार्ट 2। अभी तक आपने देखा कि किस तरीके से नेत्रा बदहवास होती हुई हॉस्पिटल पहुंचती है जहां उसके बाबा एडमिट थे और अपने बॉस से वो बुरी तरीके से नाराज हो चुकी थी। लेकिन जब हॉस्पिटल पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने ऑलरेडी इतना कुछ डिपॉजिट करवा दिया है तो उसके मन में थोड़ी सी फीलिंग चेंज हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं कि आखिर नेत्रा ने क्या किया। नेत्रा अपने बाबा के कमरे में थी जिन्हें आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। आप कैसे हैं बाबा? क्या हो गया था आपको अचानक से? खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं। मैं सारा दिन भर ऑफिस में रहती हूँ तो आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे क्या? ये गलत बात है बाबा। आपको पता है ना, हम माँ को पहले ही खो चुके हैं। अब आपको कुछ हो गया तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। आपको पता है ना कि अभी किया और रिया की शादी भी करनी है। अरे बेटा, हमेशा दूसरों के बारे में सोचती रहती है। कभी ये तो सोच लिया कर कि तुझे भी तो शादी करनी है। मेरी आखिरी उम्मीद है तू। मैं तुझ पर बोझ बन गया हूँ। तेरी माँ के चले जाने के बाद मैं अपने बच्चों का ध्यान भी नहीं रख पाता, बल्कि एक बोझ बनकर तुम पर आश्रित हो गया हूँ। काश मैं कुछ कमाई कर पाता तो तुझे अच्छे से इस घर से विदा करता। तू देख, हमारी परवाह मत कर, कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ ले और शादी कर ले। बस कीजिए ना बाबा, क्या होगा शादी करके? मैं अपने बाबा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और फिर रिया किया, उनका क्या होगा? पहले उन दोनों की शादी होगी, उसके बाद में मैं अपने बारे में सोचूंगी। और उसके बाद भी मुझे अपने बारे में सोचने की क्या जरूरत है? आप और मैं मस्त लाइफ जिएंगे। बस आप ठीक रहिए। बस आप अच्छे से रहेंगे तो मैं अपनी लाइफ खूब मजे से जी पाऊंगी। खूब इंजॉय करेंगे हम। हमें माँ की याद बिल्कुल नहीं आएगी। यह कहते कहते नेत्रा की आंखें तो भर आई थी, लेकिन अपने पिता को दिखा नहीं रही थी। तभी नर्स ने आकर डॉक्टर ने आपको केबिन में बुलाया है। अच्छा ठीक है, ये फ्रूट्स हैं, आप इन्हें खाइए, मैं अभी आती हूँ। रात भर से नेत्रा ने एक आंख भी नहीं झपकाई थी। ये उसके चेहरे की मायूसी बता रही थी कि वो कितनी थकी हुई थी। इतनी खूबसूरत सी लड़की जिसे देखकर हर किसी का दिल मचल जाए, गोरी इतनी कि दूध की तरह सफेद कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। उसी के ऑफिस के न जाने कितने लड़के उसके पीछे पड़े रहते थे, पर सादगी इतनी कि किसी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। कभी किसी को पलट कर जवाब नहीं देना, लेकिन वक्त आने पर चुप भी नहीं रहना। अपने और अपनी फैमिली के लिए ढाल बन जाना, यही उसकी पहचान थी। आइए नेत्रा, बैठिए। क्या बात है डॉक्टर साहब, मेरे बाबा की रिपोर्ट सब नॉर्मल आई है ना? मुझे तो पहले से पता था, बस वो खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। पर अब आप चिंता मत कीजिए, मैं उनके खाने पीने का ख्याल अच्छे से रखूंगी। नेत्रा, यहाँ बैठो। रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आई हैं। जब डॉक्टर ने ये कहा तो अचानक से टेबल पर रखा हुआ हाथ नेत्रा का कांपने लगा। उस वक्त अंकुश अस्पताल में नेत्रा के पिता को देखने के लिए आया था। उसे पता चला कि नेत्रा केबिन में है। वह केबिन में एंटर करता है, उससे पहले ही उसने डॉक्टर की बात सुन ली थी और उसने अपने आप को केबिन के बाहर खड़ा रखा। नेत्रा को पता भी नहीं था कि केबिन के बाहर अंकुश खड़ा हुआ था। उसने उम्मीद भी नहीं की थी। इतनी बड़ी इंडस्ट्री का मालिक भला हॉस्पिटल में उसके पिता को देखने क्यों आएगा? तो डॉक्टर ने कहा रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है। मतलब क्या हुआ है मेरे पापा को? उन्हें टाइफाइड, पीलिया या फिर कुछ और हुआ है? देखो नेत्रा, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें ना पीलिया है ना टाइफाइड है। देखा, मैंने कहा था ना डॉक्टर साहब, कुछ नहीं है उन्हें। थोड़ा सा खाना उल्टा सीधा खा लिया तो फूड पॉइजनिंग हो गई। नेत्रा, मेरी बात ध्यान से सुनो, डॉक्टर ने इस बार सीरियस होकर कहा। नेत्रा, उन्हें लास्ट स्टेज ब्लड कैंसर है। क्या? ऐसा लगा जैसे नेत्रा ने कुछ सुना ही नहीं। क्या आपने कुछ कहा? वो जोर जोर से हंसने लगी। आप मजाक कर रहे हैं ना? प्लीज डॉक्टर साहब, ये बहुत वाहियात मजाक है, मत कीजिए। देखो नेत्रा, आई कैन अंडरस्टैंड बेटा, हम डॉक्टर हैं और ऐसे ही किसी बड़ी बीमारी के बारे में प्रॉपर टेस्ट के रिजल्ट के बाद ही बताते हैं ये डायग्नोस हुआ है।
आप थोड़ा पहले आ जाती तो डॉक्टर के ये कहते ही जैसे उसकी हलक से जुबान सूख गई। क्या कहा आपने? थोड़ा पहले आ जाती मतलब? अब कुछ नहीं हो सकता? मतलब मेरे बाबा? नहीं नहीं, आप दोबारा टेस्ट कीजिए, उन्हें कोई सिम्टम्स ही नहीं थे। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्हें बस नॉर्मल तबीयत के इश्यू रहते थे, इतनी बड़ी बीमारी? वो रोते रोते शब्दों को निकाल भी नहीं पा रही थी। ये देखकर अंकुश को बहुत बुरा लग रहा था, पर वो छटपटाकर कुछ नहीं कर पा रहा था। देखो नेत्रा, मैं समझता हूँ तुम्हारी हालत, तुम्हारी फैमिली की हिस्ट्री भी मैं समझता हूँ। तुम्हारी माँ नहीं है, सारा खर्चा तुम ही उठाती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि इसका खर्चा आसान नहीं होगा। हमें उनकी कीमोथेरेपी शुरू करनी होगी और जल्दी से जल्दी। आपको अपने पिता को संभालना होगा, उन्हें हिम्मत देनी होगी। ऐसे में पेशेंट का पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है और लास्ट स्टेज है। तभी हिम्मत करके नेत्रा ने कहा, कुछ नहीं होगा मेरे बाबा को, आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैं बहुत बड़ी कंपनी में काम करती हूँ, मैं लोन ले लूंगी, मैं सारा पैसा चुका दूंगी, पर मेरे बाबा को कुछ नहीं होने दूंगी। आप मेरे बाबा को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। देखो नेत्रा, मैं प्रॉमिस तो नहीं करता, हमें अगर थोड़ा वक्त पहले पता चल जाता तो शायद हम कुछ कर पाते, लेकिन हम पेशेंट को मरते हुए तो नहीं छोड़ सकते। हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे। कि तभी नेत्रा बाहर निकलती है केबिन की और अंकुश अपने आप को दूसरी तरफ छुपा लेता है कि नेत्रा उसे कहीं देख ना ले, लेकिन उसकी निगाहें नेत्रा को लगातार देख रही थी। वो बुरी तरीके से टूट चुकी थी और नीचे बैठ गई थी। क्या नेत्रा अपने बाबा को बचा पाएगी? क्या उसके पास इतना पैसा आ पाएगा? कहाँ से लाएगी वो? क्या इस बात का फायदा अंकुश उठाएगा? क्या नेत्रा अंकुश से इतनी मदद लेने के लिए तैयार हो जाएगी? तो ये जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और पार्ट 3 मैं आपको कल सुनाऊंगी। चलिए, बाय बाय।